नमस्कार। दक्षिण भारत की जब बात करते हैं तो बीजेपी ने पहले कर्नाटका में कमल खिलाया और उसके बाद जब बीजेपी को लगा कि अब दक्षिण भारत में और ज्यादा पैर पसारे जा सकते हैं और जनता के बीच में कुछ अहम मुद्दों को लेकर जाया जा सकता है, तो जो दूसरा राज्य बीजेपी की नजर में है वो है तेलंगाना। तेलंगाना में चुनाव अभियान चल रहा है, जोरों पर है और हम देख रहे हैं कि मुख्य मुकाबला कहने को तो बीआरएस और कांग्रेस के बीच है, लेकिन बीजेपी का जो कैंपेन है और जिस तरह से बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़त दिखाई थी, उसका जो वोटिंग परसेंटेज था वो बढ़ा था, इसलिए बीजेपी को इस बार ऐसी उम्मीद लग रही है कि तेलंगाना में वो कमल खिला सकती है। इतना बड़ा दावा बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में ये इतनी बड़ी जो चुनौती है उस ग्राफ को बीजेपी आगे बढ़ा पाएगी या नहीं बढ़ा पाएगी, और इस चुनाव में जो मुद्दे हैं उन पर बीजेपी का आखिर रुख क्या है और इस दावे के पीछे की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हमारे डीडी कॉन्क्लेव, डीडी डायलॉग में आज सीधे हैदराबाद, जो कि राजधानी है तेलंगाना की, हम वहां से ये खास डीडी डायलॉग आपके लिए लेकर आए हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है राज्यसभा में सांसद और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष और इसके अलावा कई बार के एमएलए और तेलंगाना की राजनीति को बेहद ही बारीकी से और नजदीक से जानने वाले बीजेपी के नेता के लक्ष्मण जी। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी आपका डीडी डायलॉग में। धन्यवाद। शुरुआत में इसी से करना चाहूंगी कि हम लगातार जो बीजेपी का कैंपेन देख रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि वो तेलंगाना में कमल खिलाएगी। ये दावा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है? सबसे पहले मैं दूरदर्शन डायलॉग जो प्रोग्राम किया जा रहा है मैं बधाई देता हूं, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर इस तरह संवाद होना चाहिए ताकि हर दल का जो भी पॉलिसी है, प्रोग्राम है, लोगों को जानकारी के लिए ये बढ़िया प्रोग्राम मैं समझता हूं, मैं बधाई देता हूं। जैसे आपने पूछा, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के अंदर मैं बहुत बार बताया था, इट इज गोइंग टू बिकम ए गेटवे फॉर साउथ इंडिया फॉर बीजेपी। कर्नाटक के बाद पिछले चुनाव के अंदर 2019 में हम अकेले चुनाव लड़े, बहुत दशकों के बाद लगभग 20% वोट हासिल किए और 4 संसद खुद जीते। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था। हमारे शीर्ष नेतृत्व मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी ने चुनाव के समय में घोषित किया 300 सीट पार करेंगे हम। तो जब हम 303 सीट हासिल किए, मैं हमारे पार्टी के जो हमारा राष्ट्रीय स्तर बैठक हुआ तब बताया, हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो वादा था पूरा किया तेलंगाना के कार्यकर्ता, तेलंगाना के जनता ने, वरना हम 290 तक हम रुक जाते। 4 सीट हम जीत के आने से 303 हो गया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के अंदर, उसके बाद विधानसभा में तो एक ही हमारा विधायक जीते, बाद में जितने भी चुनाव हुआ तेलंगाना के अंदर, मैं आपको खुलासा करना चाहता हूं। चाहे उपचुनाव हो, बीआरएस का सीट था, बीजेपी हासिल किया, कांग्रेस नामो निशान तक नहीं थी। बाद में हुजूराबाद चुनाव हुआ, वो भी बीआरएस का था, हम छीन लिए। बाद में ग्रेटर हैदराबाद का, जो हैदराबाद शहर के अंदर 150 सीट जो थे, उसमें हमारा 4 ही थे हमारे परिषद। उस चुनाव में 48 सीट बीजेपी जीता, कांग्रेस 4 सीट जीता। बीआरएस और मजलिस दोनों तालमेल से चुनाव लड़े, वो हासिल किए। अकेले हम लड़े बीजेपी। बाद में मुनुगोडू जो इस्तीफा देके चुनाव लड़ा, कांग्रेस का सीट था, कांग्रेस का जमानत जब्त हो गया। 2019 का मामला तो अलग था, जो आपके विरोधी भी कह रहे हैं कि उस वक्त तो मोदी लहर सिर्फ तेलंगाना नहीं पूरे देश में थी और इस वजह से आप लोग 7 से लेकर 20% तक पहुंच गए। जहां पर 7 थे वहां 20 पहुंच गए।
तो वो तो मोदी लहर का फायदा मिला और वो सभी को मिला, पूरे देश में बीजेपी को मिला। लेकिन आप नंबर 2 पर भी नहीं, नंबर 3 पर भी नहीं खुद को मान रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सरकार बन जाएगी। तो ये तो एक विधायक से इतना मामला तय कर रहा है, ये कैसे हो पाएगा? ये सिर्फ बीजेपी से संभव है। आपको जानकारी होना चाहिए, त्रिपुरा में हम क्या थे, 2% हमारा वोट नहीं थी, एक भी विधायक नहीं थे, कोई विधायक का जमानत भी कोई हम पा नहीं पाए, जमानत जब्त। वहां पे हम त्रिपुरा में सरकार बनाए और दूसरी बार हमारे कामकाज से, विकास और गरीब योजना से दोबारा जो गढ़ मानते थे वामपंथियों ने, 25 साल वो शासन में थे, सरकार में थे। यहां आप तो 2019 का मोदी जी का लहर बंद, अभी तो मोदी जी का सुनामी है। अभी आपको जानना चाहिए, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले, ज्यादा से ज्यादा सीट हम तेलंगाना से संसद के नाते देने वाले हैं। आपको ये भी मैं बताता हूं, हमारे ज्यादा विधायक नहीं रहने के बावजूद भी, हमारे सिर्फ 4 संसद रहने के बाद भी, यहां के सरकार कई योजना में केंद्र सरकार को मदद न देते हुए भी 9 लाख करोड़ का राशि दिए, चाहे रेलवेज हो, हाईवेज हो, एयरवेज हो, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम यहां राशि दिया गया, इतनी ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। एक मिसाल आपको बताता हूं, जब अविभाजन आंध्र प्रदेश था, रेलवे के माध्यम से हमारा बजट ज्यादा से ज्यादा 800 करोड़ रुपए, सपोज टू बी द हाईएस्ट बजट गिवन बाय द then government. After the bifurcation, Telangana alone got 4,400 crores. So आपको जानना चाहिए, टीम इंडिया के नाते मोदी जी ने किस तरह काम करते। मोदी जी तो हमारे बार बार बताते, राजनीति सिर्फ चुनाव के समय और चुनाव के बाद टीम इंडिया के नाते। आपको एक बार जानना चाहिए, उत्तर पूर्व राज्यों में जहां ईसाई बहुल राज्य है, 8 राज्यों में आज बीजेपी नो इन पावर, 6 स्टेट्स, वी आर रूलिंग इन 6 स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जस्ट बिकॉज ये विकास का मुद्दा। जब इतनी विकास की बहार है और इतना समायोजन है, तो फिर जब मैं बीजेपी का संकल्प पत्र देख रही थी जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने डिक्लेयर यहाँ पर रिलीज किया, उसमें तो जो मेन 4 पॉइंट्स अगर आप निकाल कर देखें तो सीधे समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात हो रही है, तीसरी तरफ SC ST की बात हो रही है। उसमें तो विकास जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए था। तो फिर इसीलिए आपके विरोधी फिर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी तुष्टीकरण और दूसरी तरफ हिंदुत्व, इसको लेकर के ही हर चुनाव में कूद पड़ती है। ये विकास के मुद्दे जो हम जिक्र करते हैं, किसी के ध्यान में आते नहीं। मैं कृषि क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। हमारे यहाँ की सरकार रैतु बंधु के नाम पे जो 10,000 रुपए एकड़ सालाना दिया जाता है, आज मैं आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर, नो वी आर गिविंग ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज एज एन सब्सिडी पर एकड़ फॉर द फार्मर। जो भी कृषि क्षेत्र के अंदर किसान जो व्यवसाय क्षेत्र में, चाहे वो टेनेंट फार्मर हो या लैंडलॉर्ड हो, ये रैतु बंधु सिर्फ लैंडलॉर्ड को मिलता है, जो असली खेती करता उसको मिलता नहीं। 18,000 जो यूरिया में हो, जो DAP में हो, जो फर्टिलाइजर में जो खरीदा जाता है, 2,000 का अगर बैग है 200 में दिया जा रहा है। माने 18,000 रुपये 1 एकड़ पर किसान को हम इतना सब्सिडी दिया जा रहा है। उसके अलावा इस घोषणा पत्र में हम बताएं कि 1,000 रुपीज जो MSP जो हम पैडी पे जो घोषित किए गए, तेलंगाना के अंदर 1 एकड़ में लगभग 25 या 30 आज जो हम फसल करते आते हैं, अगर हिसाब करेंगे तो 25,000 से लेकर 30,000 रुपए हर साल 2 अगर बार खेती भी करते तो 50,000 मिलेंगे। इज इट नॉट ए प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव? देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन फ्रीबीज एंड वेलफेयर। ये हमारा जो लक्ष्मण रेखा है, मोदी जी का सोच है, जो प्रोडक्टिव इंसेंटिव जो दिया जाता है, जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जितना हम जो खर्च करें, ये विकास के मुद्दे मैं बताया हूं, हाईवेज हो, रोडवेज हो, रेलवेज,
और अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जब जिक्र किया तो हम दावा के साथ कहते हैं, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर आइडियोलॉजी. इट डजंट मीन दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड इट्स pertain to one particular community or one particular region. In the larger interest of the society, even in Telangana, we would like to have this uniform civil code by appointing a proper committee, studying thoroughly. It doesn't mean that it's going to be a Hindu law or Hindu act, and doesn't mean that it's going to be an act against one religion or one particular community. In the larger interest of the society, in the country, in the state, we are going to bring that uniform civil code. और बाकी बताएं. Let me come. You were speaking about मुस्लिम आरक्षण. बीआरएस कह रही है हम तो यहाँ पर भाई भाई की तरह रहते थे, आपने आकर के मुस्लिम आरक्षण, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया. ये कहाँ संविधान में कहाँ है? मजहब के नाम पर क्या आरक्षण दिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने? जो पिछड़ा वर्ग है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, दलित है, उनके लिए प्रावधान है संविधान में. कोई मजहब के नाम पे आप तो वोट के खातिर वोट बैंक पॉलिटिक्स जो चलाते हैं, वो जो बोलता मुस्लिम आरक्षण 4% देंगे, ये हमारा बीआरएस बोलता हम 12% देंगे. अरे जो समाज के अंदर जो वंचित है, there is discrimination in the name of caste, social discrimination जो है, उसके लिए प्रावधान है आज संविधान में. ये कोई मजहब के नाम पे नहीं है. जो प्रावधान जो दिया गया है, जो मुस्लिम के जो जातियां जुड़े हुए ओबीसी में, वो आरक्षण पा सकते हैं. इसलिए हम बता रहे कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अभी संविधान जो है वो आरक्षण हटाकर वो जितने भी 4% है वो ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए बढ़ाएंगे. ये हमारा वादा है एंड वी आर वेरी क्लियर. इसमें कुछ हाच-पाच नहीं है. आपके जैसे अपीसमेंट करना नहीं चाहते हम, और जो बोलते हैं हम करके भी बताते हैं, और जो करने का लायक है वही बताते. इसीलिए मोदी जी के ऊपर लोग विश्वास करते, इतना विश्वास जताते हैं कि जो संभव किसी से नहीं है, मोदी जी संभव. 370 धारा हटाया कौन? 75 साल के बाद. जो आप जो संविधान में जब बताए थे, इट इज ओनली टेम्पररी क्लास बताए, पर 75 साल लगा उसको हटाने के लिए. आज मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक, ये इतना साहस निर्णय कौन ले सकते मोदी जी के अलावा? वोट के खातिर नहीं, देश के हित के खातिर लिए. जीएसटी हो, डिमोनेटाइजेशन हो, आज एक भव्य राम मंदिर जो मनोभावना जो है लोगों का, खातिर कौन किया? आज महिलाओं के लिए आरक्षण. अरे आप तो सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के दल के नेता थे, प्रेसिडेंट थे. आपके जो मित्र है वो खुद उसके खिलाफ करे, आप बिल पारित नहीं करे. 10 साल आप यूपीए सरकार चले, और मोदी जी किस तरह संभव हुआ? सोनिया गांधी अलग क्रेडिट ले रही हैं. के कविता कह रही हैं कि उन्होंने दिल्ली जाकर सारी पार्टियों को एकजुट किया था महिला आरक्षण को लेकर. तो ये क्रेडिट कहाँ जा रहा है? क्योंकि आपने खुद नाम लिया. बहुत अच्छा. के कविता लगातार कह रही हैं कि उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए इसको लेकर. कविता महिला आरक्षण के बारे में कब जिक्र किया? तब शराब के घोटाले में जब जांच किया जा रहा है दिल्ली में, तो अचानक उनको महिला आरक्षण का ये मुद्दा याद आया. मैं पूछना चाहता हूं, ये राज्य बनने के बाद जो आप सरकार बनाए, पहला मंत्रिमंडल में तो एक महिला भी नहीं है. आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक महिला भी नहीं है आपकी सरकार. 5 साल सरकार चलाए ये बिना एक महिला के. अब दूसरा बार आप मंत्रिमंडल बनाए, कितना % आबादी है महिलाओं का? कितने महिला है मंत्री में? आप जो डोंग नाटक करते पूरा तेलंगाना जानती, देश जानती. जब जांच किया जा रहा शराब के घोटाले में दिल्ली बुलाया गया, तब महिलाओं का आरक्षण याद आती है. लक्ष्मण जी, क्योंकि अब आपने खुद ही शराब घोटाले का जिक्र कर दिया, तो जब तेलंगाना में लोगों से मिल रहे हैं तो सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि संजय सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते हैं, तमाम जो पूरा चेन था जिनके नाम आ रहे थे सब गिरफ्तार है, तो के कविता उनको क्यों छोड़ा गया? क्या कुछ डील हुई है अंदर खाने? सब लोग बात कर रहे हैं बीआरएस और बीजेपी के बीच, क्या सब कुछ ठीक है? ये जांच जो है सरकार का या पार्टी का काम नहीं है. जो भी एजेंसीज है, एजेंसी से काम है, जांच होना चाहिए, जांच करेंगे. अब जब किसी को जेल में भिजाना है समय पे भिजाते, कोई उसमें रुकावट नहीं है. ये चाहे मुख्यमंत्री का बेटी हो, बेटा हो, दामाद हो, कोई भी किसी का छूट नहीं होता. अगर गलती किया, घोटाला किया, जरूर उनको सबक तो सीखना ही पड़ेगा. कोई उसमें छूट नहीं रहेगा. तो मतलब और हमारा इसमें देयर इज नथिंग लाइक पार्टी और गवर्नमेंट इंटरवीन in this so-called this agencies. It is for the duty of the agencies to do their job and will not interfere. तो ये जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं
जो आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीआरएस मिले हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और बीआरएस मिले हुए हैं। उनका कहना है कि आपने अपने पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय को हटाया ही इसलिए क्योंकि वो इतना ज्यादा एग्रेसिवली बोल रहे थे सरकार के खिलाफ, इसलिए सॉफ्ट लाइन लेने के लिए आपने उनको हटाकर दूसरे अध्यक्ष बना दिया। मैं बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस और बीआरएस अलग नहीं है, दोनों चेहरा एक ही है। ये दोनों को चलाने वाले कौन है तेलंगाना में? आपके ओवैसी साहब है। अच्छा, दारुसलाम से जो हुकूमत जारी होता है ना, वो जीवो पास होती, चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीआरएस सरकार। और आपको बताना चाहता हूं मैं, ये दोनों मिलकर, कांग्रेस बीआरएस मिलकर चुनाव आपस मिलकर लड़े, सरकार भी बनाए और सरकार में केंद्र में भागीदार थे बीआरएस वाले, और ये कांग्रेस सरकार में बीआरएस के नेता उसमें मंत्रिमंडल में भागीदार थे। और लोगों को जानकारी है, दोनों का डीएनए एक ही है, बीआरएस का, कांग्रेस का। परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, इनका भी भ्रष्टाचार, इनका भी तुष्टीकरण, ये भी तुष्टीकरण, ये तीनों दोनों का दलों का एक ही डीएनए है। और इनको चलाने वाले उनका भी डीएनए एक ही है, वो भी वंशवादी है। दादा से लेकर अभी पोता तक यही दल चलाते। ये लोग राजनीति इसलिए करते, आज बीआरएस वाले केसीआर परिवार के लिए राजनीति करते, ये कांग्रेस वाले राजनीति किसके लिए करते? ये गांधी परिवार के लिए राजनीति करते, ये ओवैसी परिवार किस लिए करते? चाहे कोई भी क्षेत्रीय दल, जम्मू कश्मीर से लेकर बंगाल तक ले हो, आज तेलंगाना तक ले हो, मगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने राजनीति पूरा देश के हित के लिए करते, देश को परिवार समझते, देश को परिवार मानते, चाहे जात अलग हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, वी फील ऑल इंडियंस आर वन। ये हमारा मुद्दा है। ये अपना परिवार, आपको जानकारी होना चाहिए। मोदी जी के परिवार के सदस्य क्या है? एक भाई एक रेशन शॉप चलाते, एक भाई क्लर्क है, एक बड़ा भाई मैं खुद सोम भाई मोदी। ये ओल्ड एज आश्रम में 50 लोगों के साथ उनका जिंदगी बीतता है। और हमारे मुख्यमंत्री, मैं जहां से राज्यसभा सदस्य हूं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनके बड़ी बहन तरकारी बेचती है, 30 स्टॉल चलाती। ये मुमकिन है कई दलों के परिवार में? आपने जो ये मुद्दा उठाया वंशवाद का, परिवारवाद का, इसको लेकर केटीआर लगातार अपनी रैलियों में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर जनता मुझे इतने सारे वोटों से चुन रही है तो इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि हमारे परिवार ने तेलंगाना को अलग राज्य बनाने को लेकर इतना संघर्ष किया। वो पूरा क्रेडिट जो है अपने पिता को देते हुए इस बात को कह रहे हैं। तो उनका कहना है कि बीजेपी में भी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बेटे बेटियां सांसद भी बन रहे हैं, एमएलए भी बन रहे हैं, तो फिर उन्हीं पर आरोप क्यों? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दो ही संसद थे आपके तेलंगाना। जब आंदोलन छेड़ा, हमारे जो अद्वानी जी हो, सुषमा स्वराज जी हो, अरुण जेटली जो हो, पार्लियामेंट में, संसद में किस तरह तेलंगाना के लिए आज भारतीय जनता पार्टी जो हम प्रस्ताव पारित करें उसके लिए अड़े थे। और अब बता रहे, आप कहाँ थे बेटे? बड़ी जब आंदोलन चल रहा 2002 में, आप अमेरिका में, आप जो नौकरी कर रहे थे, कब पैराचूट के माध्यम से कब डूब के पड़े आप? जब सरकार आने वाली थी, आंदोलन बढ़ गया, तेलंगाना आने वाला था, आप केसीआर बेटे के अलावा आपका चेहरा कौन पहचानते? आए कहां से? मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप नहीं चुन के आए, मगर आपके बाप के अलावा, पिता के अलावा आपका क्या दायित्व है? और इतना बड़ा आंदोलन छेड़े, कहां थे आप लोग? कहां से आए आप? लक्ष्मण जी, बहुत सारे हमारे साथ यहाँ लोग बैठे हैं, वो भी शायद आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल जरूर पूछूंगी कि चेहरा बीजेपी के पास है या बहुत सारे चेहरे हैं, उनमें से एक को चुना जाएगा? क्योंकि सब सस्पेंस पर से पर्दा उठाने को लेकर लोग पूछ रहे हैं। नहीं, पहली बार बीजेपी के इतिहास के अंदर मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, अगर बीजेपी को अगर सरकार में लाएगा तो बीजेपी एक बीसी चेहरा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए इतना महत्व दिया गया कि 52% बीसी आबादी है तेलंगाना के अंदर, और 18% एससी समाज का है और 10% एसटी समाज का है, माने 80% जो है एससी एसटी बीसी का है। तो आप तो दलित मुख्यमंत्री नारा दिए, बने नहीं, आप दलित खुद बन के मुख्यमंत्री बन गए। मगर आज मोदी जी एक अति पिछड़ा वर्ग समाज से आकर किस तरह प्रधानमंत्री दोबारा बना, प्रजातंत्र के माध्यम से किस तरह एक अच्छा, एक जनरंजक आज जो आज शासन दिया जा रहा है, लोग इसलिए संतुष्ट है। तो बार बार राहुल गांधी, कांग्रेस नेता ये सही नहीं पाते, ये क्या चाय बेचने वाला, ये गरीब परिवार से, अति पिछड़ा वर्ग समाज से प्रधानमंत्री बना, लोग इनके पीछे 2 बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री,
इसलिए उनके कामकाज के ऊपर कभी टिप्पणी नहीं करते राहुल गांधी या कोई भी हो। हमेशा उनके जाति के ऊपर, उनके रहन सहन के ऊपर, उनके खाने के ऊपर ये अपमान पूरा ओबीसी समाज को किया जा रहा। और जब ऐलान करें तभी भी यहाँ राहुल गांधी बोलते इनका वोट है कहाँ से बनता बीसी मुख्यमंत्री। अरे 14 मुख्यमंत्री बने इस देश राष्ट्र में, पर एक बीसी को नहीं बनाया आप। हम जब बनाने के लिए घोषणा करते अपमान करते समाज। तो चेहरा है आपके पास? बिल्कुल, काफी चेहरा है, कौन नहीं है, बहुत है हमारे। तो नाम नहीं बताएंगे? सही समय पे हमारे अधिष्ठान तय करे, हाईकमांड तय करेगा। केसीआर अब 2024 के सपने देख रहे हैं। उनका कहना है कि अब वो सबको एकजुट करेंगे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरीके से वो महाराष्ट्र में भी अब पैठ बनाने में लगे हैं। दिल्ली भी कई बार उनके चक्कर कट चुके हैं, नीतीश कुमार से भी मिले थे। आपको लगता है 2024 में कोई यहाँ से दिल्ली तक का रास्ता तय हो सकता है? तो आप तो भी मानते ना केसीआर कौन है, कांग्रेस के साथ मोदी जी को हटाने में साजिश में वो भी है, अभी तो जानते हैं ना। इसके पहले बोल रहे थे बीजेपी बिहार से एक है। मैं नहीं बोल रही, राहुल गांधी बोल रहे। राहुल गांधी भी बोल रहे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बताया तो मोदी जी को हराने के लिए हमारा अकेले से नहीं होता, सबको जोड़ना पड़ेगा। हम बीआरएस को भी साथ लेने वाले, ये खुद उन्हें घोषणा किया था। और केसीआर भी खुद बताया जितना राशि जरूरत है बजट पैसे मैं दूंगा, 1000 करोड़ भी, मुझे चेयरमैन बनाओ। ये विपक्ष दल का ये घोषणा की मैं नहीं बताया, आपके राजदीप सरदेश बताया। यहाँ बीआरएस के बी टीम कांग्रेस बनती है, लोगों को मालूम है, क्योंकि 2014 में लोग विश्वास करके कांग्रेस को विरोधी दल के नाते देखने के लिए 22 एमएलए को जिताया। पूरे एमएलए पूरे जाके बीआरएस में शामिल हो गए। 2018 में क्या हुआ, पूरे के पूरे दल पूरा उसमें विलीन हो गया, एमएलसी हो, एमपी हो। इसलिए अगर वोट डालेंगे कांग्रेस तो बीआरएस को जाएगा। तो 24 में कुछ लग रहा है आपको चुनौती? जरूर हम सरकार बनेंगे, इतिहास रचाएंगे। लोगों में इतना आज विरोध है सरकार के खिलाफ, बदलाव चाह रहे, और बदलाव विकल्प के रूप में बीजेपी की मानती, क्योंकि एक बार हम कई दलों को आप मौका दिए, आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में, एक बार बीजेपी को मौका दिए। डबल इंजन सरकार आज उत्तर प्रदेश में देख रहे किस तरह आज विकास का, गरीब का योजना, गुजरात मॉडल हो, उस तरह मॉडल यहाँ पे भी बना। मैं ऑडियंस से अगर कोई सवाल पूछना चाहें। मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है 3 दिसंबर को किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार हम तो पूरा विश्वास में है बीजेपी सरकार बनाएगा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 4 स्टेट में हम लोग ही आने वाले हैं। राहुल गांधी तो हमारा स्टार कैंपर समझते हैं हमके, क्योंकि लोग वो क्या बोलते क्या करते, चुनाव आते वो ओबीसी बन जाता, एससी बन जाता, एसटी, कभी कभी जुनवीदार बन जाता, ऐसे नाटका करते रहते। लोग को पूरा मालूम है मोदी जी क्या है और राहुल जी क्या है। केटीआर सर बोल रहे हैं कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं आएंगी, हम लोग पूरे 80% लेंगे बोल के। पता चलना, निजामाबाद जाके पूछे तो पता चलता बीजेपी कहाँ है। उनके मुख्यमंत्री की बेटी को हराया कौन? हमारा कार्यकर्ता बंडी संजय ने हराया। पता है, पता जाके जानकारी लो केटीआर निजामाबाद में क्या है, करीमनगर में क्या है। हमारे कार्यकर्ता अरविंद हराया मुख्यमंत्री बेटी को, और मुख्यमंत्री के उनके संबंधी को बंडी संजय हराया। वहां है बीजेपी, देखो जहां है वहां बीजेपी है। हेलो, हाँ। अभी बीआरएस सरकार ने ऐसा लोगों के पास जाके ये बात बता रहा कि अपना सरकार आए तो अपन को करते बोल के, ऐसा लोगों के साथ जाके ऐसा बता रहा। ये अभी दिल्ली का बोल के ऐसा ये बात लेकर आ रहा ना। अभी आपको कुछ ना कुछ बताना बोले तो आपको बताए तो आप जाके दिल्ली को बताना, दिल्ली सरकार को बताना, वो तब वो अप्रूव करे तो अभी इधर इम्प्लीमेंट होता बोल के बता रहा ना। इसका आंसर आप क्या बोलते लोगों के लिए? वो तो अपना परिवार डाइनिंग टेबल पे बैठकर तय करते, ये प्रजातंत्र नहीं है। वो जो बाप बेटे दामाद बेटी बैठ के तय करते। डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, चाहे दिल्ली वो हो, लोगों के विचारधारा को नजर में रखते हुए इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इन द कंट्री विल टेक डिसीजंस। देयर इज नथिंग रॉन्ग। व्हाट दिल्ली एंड हैदराबाद मेक्स नो डिफरेंस, बट अनलाइक यू, आप फैमिली के अंदर डिस्कस करते, पार्टी में भी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि बाप प्रेसिडेंट है, बेटा वर्किंग प्रेसिडेंट है। ये आपका प्रजातंत्र है। अभी कोई दूसरा या तीसरा आदमी ना मुख्यमंत्री बन सकता, ना पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं बन सकता। ये आपका प्रजातंत्र। आप बोलते हैं हमको कहाँ डिस्कस करते, हम सो अंदरूनी में सब डिस्कस करते। ये हमारा इंटरनल डेमोक्रेसी है। ठीक है लक्ष्मण जी, अंत में चलते चलते ये सीटों को लेकर, जैसा कि इन्होंने भी अभी पूछा
केसीआर कह रहे हैं कि कांग्रेस 20 सीट भी नहीं लाएगी, कांग्रेस उनके लिए ऐसा कह रही है। बीजेपी अब कितनी सीटों का लगभग दावा कर रही है, कितनी सीटें आपको लग रहा है कि आ पाएंगी, और क्या वाकई में अगर बाद में जरूरत पड़ी नंबर गेम की तो किसको सपोर्ट आप लोग करेंगे? जितना सरकार बनाने का संख्या होता है उससे ज्यादा एक हम सीट जरूर जीतेंगे। किसी का मदद चाहते नहीं, किसी को मदद देते भी नहीं। बनाएंगे तो सरकार अकेले ही बनाएंगे। हमारे साथ आज हमारे साथ जो है पवन कल्याण जी है, हमारा वो जनसेना है, साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे। ही इज अ पार्ट ऑफ आवर इंडिया, इसलिए हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे। एंड हमारा पूरा विश्वास है हम सरकार अकेले ही बनाएंगे। तो मतलब हम इस बात को लॉक करें कि कोई बाद में समर्थन किसी को देना या बाद में समर्थन लेना, इसका कोई चांस नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यू बी कॉन्फिडेंट दैट वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट ऑन आवर ओन एंड विद आवर ओन नंबर्स। बहुत बहुत शुक्रिया के लक्ष्मण जी, हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए। आपने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।